स्टूडेंट्स, अगेन ये छोटा बना देगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगेन यहाँ से नीट में, जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और पूछे जाते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और उसको मुझे चेक करना है कि क्या वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसको हम डायमेंशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो कि मैं आपको बोलता हूं, बचपन से सुन रहे हो, s बराबर ut प्लस 1/2 हाफ क्या हो जाता है? at²। ठीक है ना? तो अब इसको हम इस फॉर्मूला का मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको हम चेक कर सकते हैं। पहले समझो तब लिखो। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर इसका हर एक स्टेप का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर सेम हो जाएगा तो बोलेंगे कि ये जो फिजिकल इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पता है कि नहीं? तो s की डायमेंशन क्या हो जाती है बताइए? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, क्या हो जाएगी? ठीक है। अब आप दूसरा देख लीजिए, ut की डायमेंशन लिखता हूं। u क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की क्या हो जाती है? lt-1। अब आपको पता चला डायमेंशन यूज हो रहा है। टाइम का क्या हो जाएगा? t। इस t ने इस t को मार दिया, इसका भी डायमेंशन क्या आया? l आ गया। अब आप तीसरा टर्म इसको देखो, हाफ a इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन। स्टूडेंट्स याद रखना, आपको बताया भी था कि किसी भी तरीके का कांस्टेंट है, किसी भी इनका कट गया, किसी भी तरीके का कांस्टेंट है, नंबर्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, उनका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो a का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? lt इनवर्स 2 होता है ना एक्सीलरेशन का, ये सब पढ़ाया हुआ है। और टाइम का क्या हो जाएगा? t²। अगेन इसने इसको मार डाला तो इसका डायमेंशन क्या निकल गया? l निकल गया। तो हमने क्या देखा? अभी कुछ लिखना मत। हमने क्या देखा कि इस फॉर्मूला का, इस फिजिकल इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन जो है वो क्या आया? सेम आया। इसका मतलब कि ये फिजिकल फॉर्मूला इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। क्या है बोलो? डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो गया, न्यूमेरिकली सही होगा? इस मेथड का वही डिसएडवांटेज है। मान लो स्टूडेंट्स कि अगर मैंने ऐसे लिख देता, मैं क्या लिख देता कि s बराबर ut और माइनस या प्लस 10/12 10/13 a इंटू क्या हो जाता? t²। और तभी भी मैं डायमेंशनली चेक करता तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। लेकिन न्यूमेरिकली तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो हम चेक कर रहे हैं ना, हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वल कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि एक फिजिकली करेक्ट जो इक्वेशन होगा ना, मतलब डायमेंशनली अगर करेक्ट अगर फिजिकल इक्वेशन हो रहा है, वो इस अगर न्यूमेरिकली गलत रहेगा तभी भी वो क्या आ जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं कि किस तरीके से डायमेंशनली कोई फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो इसमें एक दो पॉइंट थोड़ा आप लिख लीजिए, तब इस एग्जांपल को लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। पॉइंट बना के लिखना, ये पहला पॉइंट है। एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। Every physical equation should be dimensionally balanced. This is called
principle of homogeneity. This is called principle of homogeneity. This is called principle of homogeneity. Clear है? Second point लिखना. According to principle of homogeneity, the dimension of each term, according to principle of homogeneity, the dimension of each term on both sides of an equation, must be same. According to principle of homogeneity, the dimension of each term on both sides of an physical equation must be same. This is principle of homogeneity. लिख लो, हो गया था? On both sides के बाद अरे must be same. According to principle of homogeneity, the dimension of each term on both sides of an equation must be same. ठीक है ना? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखना, a dimensionally correct equation may not be physically correct. A dimensionally correct equation may not be physically correct. A dimensionally correct equation may not be physically correct. आपको समझ में आया? तो ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? क्या होता है फिर से बताओ? कोई भी फॉर्मूला है ना, इसका हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस में. इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मतलब अगर एक मतलब फॉर्मूला है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली भी क्या हो गया, या न्यूमेरिकली वो करेक्ट हो गया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, समझ में आया ना? ये क्या है? ये गलत फॉर्मूला है ना, लेकिन डायमेंशनली भी करेक्ट हो गया. मेरी बात सुन ले मेरी बात. इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो जब भी किसी फॉर्मूला में इसमें इसको जोड़ेंगे तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? या घटाएंगे तभी भी दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? ये कितना चीज क्लियर रहेगा? अब आप ये एग्जांपल लिख लीजिए, उसके बाद से मैं और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना? पहले इसको आप नोट कर लीजिए. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिया हूं और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार नीट में जेईई मेंस में पूछे जाते हैं. यहाँ से एबीसीडी का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, तो ध्यान से देखो है, हम क्या लगा देंगे? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. v वेलोसिटी है तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा? बोल, अरे भाई लोग बोलो, LT इनवर्स 1. अब ये जो डायमेंशन होगा वही किसका हो जाएगा? a का डायमेंशन. तो a का तो डायमेंशन मिल गया. अबे हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वेट करते हैं ना. अच्छा, दूसरा क्या करेगा? देख, दूसरा v का किसके बराबर हो जाएगा? bt के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा. अरे भाई लोग नहीं होगा. दिस इंप्लाइज दैट b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जल्दी बोल. v का डायमेंशन डिवाइड बाय t का डायमेंशन. b का क्या हो जाता है? LT इनवर्स 1 और इसका क्या हो जाता है? t. तो ये क्या हो जाएगा बता? LT इनवर्स. ये किसका निकल गया? ये देखो b का डायमेंशन निकल गया और यहां से क्या निकल गया? a का. ये मैं क्या लगाया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. समझे? ऐसे ही पूछेगा एबीसीडी का डायमेंशन निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा. एलएचएस आरएचएस में. तो यानी कि अब इसको इक्वेट कर लिया. देखो, इसको इससे इक्वेट किया, इसको इससे इक्वेट किया. अब क्या करेंगे? इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे. लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, b+1 को ध्यान से देखो. मेरी बात सुनो. मैंने बोला था ना कि दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं. तो यहाँ पे d में 1 कांस्टेंट है, जुड़ रहा है. मेरी बात सुन लो.
डी जुड़ रहा है 1 के साथ, इसका मतलब डी जरूर क्या रहा होगा, डायमेंशन लेस रहा होगा, तभी तो 1 के साथ जुड़ सकता है ना। तो इसका मतलब कि d प्लस 1 जो है ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायमेंशन, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब कि d का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 n0, ये d निकल गया। अब ध्यान से देखो ये तो कोई डायमेंशन नहीं निकला, यानी कि अब ये पूरे का यानी कि c बाई d प्लस 1 का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आगे b के बराबर हो जाएगा। अब ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कुछ डायमेंशन ही नहीं निकला, मतलब जो c का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, और b का डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। ये हमने c का, यहां से हमने c का डायमेंशन निकाल लिया, d का निकाल लिया, b का निकाल लिया, a का निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट समझ गया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दुनिया का कोई भी किताब का क्वेश्चन वो बनाने जाएगा, और उसको अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू a b c d e f g h ऐसी की तैसी कोई भी अगर निकालना है वैल्यू तो वो लगा के निकाल सकता है। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, क्या बोला सुन रहे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों साइड, दोनों साइड। सो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, अभी अभी आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक टर्म का दोनों साइड में डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे F फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, A और B का डायमेंशन निकाल लेना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये डायमेंशन टर्म का, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तीनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन मतलब फोर्स की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, A इंटू अंडर रूट ऑफ X का डायमेंशन, मतलब ये पूरा का पूरा अलग कर लेता हूं, ठीक है। यानी कि आपको A का डायमेंशन निकालना है, तो A का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ X का डायमेंशन। अब फोर्स का पता है ना, MLT इनवर्स 2 होता है, और आपने पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो L की पावर ये क्या हो जाएगी 1 बाई, नहीं समझ में आया। अब इसको क्या करोगे, ये m का m होगा और l है, और ये ऊपर में जाएगा तो l की पावर 1 है, और ये क्या हो जाएगी 1 में से 1/2 गया, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, सो l की पावर 1/2 और t की पावर क्या हो जाएगी -2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अबे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक दोनों साइड में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद रखना, डेफिनेशन में लिखवाया है अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सेकेंड चीज क्या बोलेगा कि इसका डायमेंशन सेम है, और किसका डायमेंशन सेम होगा, इसका, यानी कि फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, फिर b का डायमेंशन और इनटू किसका डायमेंशन, t का स्क्वायर का डायमेंशन। यानी कि आपको b का जो डायमेंशन निकालनी है वो क्या हो जाएगी, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय t स्क्वायर का क्या डायमेंशन, फोर्स का क्या हो जाएगी ml t इनवर्स 2, और t का क्या हो जाएगी t स्क्वायर। ये ऊपर जाएगी स्क्वायर तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि ml t की पावर क्या हो जाएगी माइनस। समझ पा रहे हो, ये किसकी डायमेंशन निकल गई, b की, यानी कि a और b की डायमेंशन हमारे पास निकल चुकी है कि नहीं निकल चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्टूडेंट्स a बाई b का डायमेंशन निकालना है। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया था, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला a बाई b का निकालना है। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकाला है क्या, m बताओ तो थोड़ा, बताओ ml की पावर t की पावर -2 और डिवाइडेड बाय इसका b का बताओ ml t की पावर -4। यहां से देखो ध्यान से, ये m ने m को क्या किया, मार डाला। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से जाएगा तो 1 मतलब 1/2 -
1 हो जाएगा, तो l की पावर क्या हो जाएगी -1/2, और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी t की पावर 4 में से तो हो गया 2, यानी कि t की पावर, अबे नहीं समझे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपको आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको अप्लाई करने आना चाहिए कि दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होता है डायमेंशन, इक्वल होता है। यहां से ये जो कांस्टेंट है ना, ये सब का वैल्यू निकालते हैं और निकाल के हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछता है उसका आंसर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे p पावर है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, a और b का डायमेंशन, a into b का डायमेंशन निकालना है। मतलब a और b का पहले हम क्या कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो फिर a into b का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलो? अरे निकलेगा ना। अब ध्यान से देख, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए तुमको बार-बार सवाल दे रहा हूं। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो पहले हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या बोल रहा है, b - x²। स्टूडेंट्स, ये b जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो x में क्या हो रही है, घट रही है। कोई भी चीज को घटा रहे या जोड़ रहे दो क्वांटिटी को, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो b की डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होनी चाहिए, x² की डायमेंशन होनी चाहिए। अबे नहीं समझ में आया, कितने बार बताऊं? अबे दूसरा ही क्वेश्चन करवाए थे ना, दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से b की डायमेंशन x क्या था, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की क्या होती है, l का स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से लिखा है। अबे दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे घटा रहे हो, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, ए बी सी डी का वैल्यू निकाला था, नहीं डी का वैल्यू निकाला था। अच्छा, अब ध्यान से देख, अब तेरे को ये न्यूमरेटर की में जो भी क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन क्या हो गई, l²। अब ध्यान से देख क्या हो रहा है, यानी कि p = b - x² क्या है, 80 है। अब अपने को क्या निकालना है, a का डायमेंशन, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगी, b - x², इसकी डायमेंशन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, t का डायमेंशन, और इनटू किसकी डायमेंशन, p का डायमेंशन। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, देखो ये पूरी की पूरी डायमेंशन क्या निकली थी, क्या निकली थी, l²। समझ में आया ना, तो ये l² हो गया, और नीचे में क्या हो गया, t। टाइम का क्या होता है, t, और पावर का क्या होता है, बोले थे ना, याद कर लेना, एनर्जी, पावर और फोर्स, इसका याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ml² t -3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखो m की पावर -1 ऊपर गया, और ये 2 ने 2 को मार डाला, और ये क्या है, ये पावर 1 है, और ये क्या है, घट गया -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि t की पावर 2। ये किसकी डायमेंशन निकल गई, a की डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन निकल गई, a की डायमेंशन। अब मेरे को a का डायमेंशन मिल चुका है और मेरे को b का डायमेंशन मिल चुका है, ये दोनों। तो a into b का डायमेंशन मेरे को निकालना है, तो a का डायमेंशन मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये क्या है, m की पावर -1, t की पावर 2, और b की डायमेंशन मैंने क्या लिखा है, l²। अब यहाँ पे मिला के लिख दो, m की पावर -1, l² t की पावर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पे b का डायमेंशन निकालने में गलती कर सकते हैं, और a का डायमेंशन निकालते समय इसमें वो लोग गलती कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लास्ट देंगे, इसके बाद तुम दुनिया में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा, अप्लाई होगा, और ABCD ऐसे जो भी वैल्यू निकालना होगा डायमेंशन, आप गलती करोगे। समझ में आया ना।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबका। क्लियर हो गया? छाप लिए? ए सुनो, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, उसी समय से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, फिर भी तुम लोग गलत कर रही हो लड़की लोग, ठीक है ना? बॉयज तो सॉल्व कर देना। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, देखो बी और बी का डायमेंशन बताना है। ध्यान से सुन लो, ये पी भी जो पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, आर यूजीसी है और टी टेम्परेचर है, इसको वांडर वाली इक्वेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री सर तुमको पढ़ाएंगे, समझ में है ना? हमको क्या करना है, यहाँ पे ए और बी का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। स्टूडेंट्स मेरी बात फिर से सुन लो, यहाँ पे B है और ये B मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से ये B कोई फिजिकल क्वांटिटी जो घट रहा है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बार बार बोल रहा हूं उसी समय से, इतना इजी समझ में नहीं आता है। यानी कि B का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन हो जाएगा? और B का डायमेंशन, B का मतलब B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का क्या होता है? उसी तरीके से यहाँ पे इस वाले पी प्रेशर है, अब प्रेशर में ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको जोड़ रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये क्यों नहीं आ रहा है यार तुम लोगों को? और कैसे बनाऊं बताओ, मुजरा करके समझाओ। करता हूं मुजरा, रुक जाओ। एक ही तरीके का क्वेश्चन उसी समय से करेंगे, टाइम पास करना। ये वीडियो गलती से अपलोड कर दिया, वो लोग भी गाली देंगे, बोलेंगे साला टाइम पास करता है मास्टर, एक ही चीज बार बार बता रहा है। हाँ तो प्रेशर का क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और ये क्या है? V वॉल्यूम, L स्क्वायर L क्यू का स्क्वायर। फोर्स का क्या हो जाता है? ml T इनवर्स 2, और एरिया का क्या हो जाता है? L स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है? L क्यूब, और इनटू क्या हो जाएगा? L क्यूब। स्क्वायर दिया हुआ है ना वॉल्यूम का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये तो m आ जाएगा, और देखो ये L क्यूब L 6 में से 2 गया, L की पावर क्या हो जाएगा? अबे हो रहा है ना? नहीं, गलत 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 गलत। ये देखो यहाँ पे 3 3 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, L क्या हो जाएगा? अभी भी गलत है। और T की पावर क्या हो जाएगा? बोलो समझ पाए कि नहीं? तो ये किसका डायमेंशन निकाला मैंने? A का। तो A का यहाँ डायमेंशन निकाल दिया, और B का निकाला, B तो ये निकाल दिया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए R का डायमेंशन निकालना जरूरत ही नहीं है, समझ में आया ना? तो वही हम वही कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि हर टर्म में कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। अरे कितने बार समझाओ, और कितने बार समझाओ, और कैसे समझाओ? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि y बराबर a sin ओमेगा t माइनस k x, where t और x दो ही चीज बताया है, t टाइम में और x डिस्टेंस है, तो आपको डायमेंशन बताना है ओमेगा का और k का। ओमेगा का और k का क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी फंक्शन, या तो बताया था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या साइन फंक्शन है, तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ये जो एंगल है, अबे साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, ये क्या है? डायमेंशन लेस होनी चाहिए ना? अरे यार, एंगल रेडियन होती है ना, तो एंगल क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट होती है ना उसकी, रेडियन। उसकी कोई डायमेंशन था क्या? नहीं। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं निकलेगी। जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं निकलेगी, इसका मतलब क्या है? ओमेगा टी को क्या कर देंगे? 1। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1/t। तो ओमेगा की जो डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन हो जाएगी? टाइम की t, यानी कि ये क्या हो जाएगी? t इनवर्स 1। अब स्टूडेंट इसको पहले से याद करेंगे कि ओमेगा का तो पता ही था, नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओ ना। यहाँ पे ये एंगल जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस है, क्योंकि जो भी जेईई में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, वो लोग पूछते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन देके और साइन फंक्शन देके, ऐसे पूछते हैं एबीसी का कुछ डायमेंशन, तो वहां ये कॉन्सेप्ट लगा ना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। अब उसके बाद देखो अब ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या है? ये भी तो डायमेंशन लेस है, क्योंकि दोनों को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। यानी कि kx की जो वैल्यू होगी ये भी क्या करेंगे? 1। यानी कि अपने को जो k है वो क्या हो जाएगी? 1/x। तो k की जो डायमेंशन हो जाएगी वो 1/x की डायमेंशन क्या है? l है, तो ये क्या हो जाएगी? l इनवर्स
तो यहाँ से k का डायमेंशन निकल गया, यहाँ से ओमेगा की डायमेंशन निकल गया। ये मैंने क्या किया, आपको कुछ समझ में आया? एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लिख लेना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ e की पावर x, तो इसकी कोई डायमेंशन निकलती है क्या? नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ sin थीटा, तो इसकी कोई डायमेंशन निकलती है क्या? नहीं। अबे ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भैया, नहीं समझे? तो ये छोटा चीज अगर नहीं समझ में आएगा ना, जैसे देखो अभी जेईई मेंस का क्वेश्चन करवाता हूँ, कैसे इसी कॉन्सेप्ट से अभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझे? तो इसको नोट कर लीजिए, चलो ध्यान रखना इस चीज को। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था, अभी इसके पहले जैसे क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको मैंने बताया था ना कि e की पावर x, sin x, cos x, tan x कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी जो x वाली टर्म होती है, x वाली टर्म मतलब ये cos थीटा वाली टर्म, ये सब क्या हो जाती है? डायमेंशनलेस हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगी? bx, डायरेक्ट इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगी? m0 n0। देखो ये लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये 1 क्यों लिखता है, ये तो समथिंग का पावर 0 मिलके सब क्या हो जाएगा? 1। यानी कि जो b की डायमेंशन हो जाएगी ये 1 बाई किसकी डायमेंशन हो जाएगी? x की। और x तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? l। तो यानी कि l की पावर क्या हो जाएगी? क्यों नहीं निकल रहा है यार तुम लोग से? कितने बार बताऊं? अब उसी तरीके से देखो, यहां पे मेरे को क्या चाहिए? b चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? d चाहिए, तो यहां से d निकालूंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, d इंटू t का जो डायमेंशन है ये क्या हो जाएगा? 1। दिस इंप्लाइज दैट d का जो डायमेंशन है, t मतलब टाइम है, तो ये क्या निकल जाएगा? t की पावर -1। समझ पाए कि नहीं? अब ध्यान से देख, c का डायमेंशन बहुत सारे स्टूडेंट निकालने लगेंगे, जरूरत नहीं है। यहाँ पे और क्या चाहिए मुझे? a चाहिए। तो ध्यान से देख, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या है? डायमेंशनलेस। यानी कि a की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? अबे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो बोलता है। इसका मतलब जो a का डायमेंशन हो जाएगा वही हो जाएगा जो फोर्स का हो जाएगा, ठीक है ना? जो फोर्स का हो जाएगा। कितने बार समझाऊंगा? तो mLT इनवर्स 2। तो अपने को क्या बताना है? AD डिवाइडेड बाय b का क्या? डायमेंशन। a का डायमेंशन क्या था? बोल 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 बोल। mLT इनवर्स 2 और d का डायमेंशन क्या था रे? कहां निकाला रे? ये तो b है, ये है d है, और a। सो ये a और ये d किधर है? t इनवर्स 1 और डिवाइडेड बाय b का किधर है? l इनवर्स 1। तो ये फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? m की पावर 1 और ये क्या हो जाएगा? ये l ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? t की पावर -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3। तो t की पावर क्या हो जाएगी? -3। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर होगा ना? ये इसमें क्या है जो समझ में नहीं आ रहा? और कितने बार बताओ, और कितने बार बताओ कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, अगर sin थीटा दिया हुआ है y बराबर sin थीटा, तो ये क्या है? डायमेंशनलेस। अगर y बराबर e की पावर x दिया गया है तो ये पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस। x के जगह पे जो भी चीज रहेगा उसको डायमेंशनलेस कर देना। डायमेंशनलेस का मतलब ये देखो, m0 l0 t0, तो समथिंग की पावर 0 मिलके वो डायरेक्ट क्या कर देना? 1 से इक्वेट करके खट 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 निकालो। क्यों नहीं कर पा रहे? और कितना क्वेश्चन करा? समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन देता हूं, वो बनना चाहिए, ठीक है? आई एक्सपेक्ट कि इस बार सबका बनना चाहिए, खास तौर पे लड़कियों का नहीं बन रहा है। दिमाग सही कर दूंगा इस बार अगर तुम लोग का नहीं बना तो। ये मैं सोच। सो देखो स्टूडेंट्स, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा एक बार फिर 21 में भी क्वेश्चन सेम टू सेम फ्रेम किया हुआ है, थोड़ा सा इसको चेंज करके। यहाँ पे देखो f इक्वल टू अल्फा बीटा इनटू एक्सपोनेंशियल x exp और यहाँ पे समथिंग, इसका मतलब हो जाता है, क्लास 11th में हो इसीलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसका मतलब हो जाता है e की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर बाई अल्फा kt। यहाँ पे x जो है वो क्या है? डिस्टेंस है, f फोर्स है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेंपरेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन ml स्क्वायर t इनवर्स 2 k इनवर्स 1 होता है, टेंपरेचर का केल्विन होता है, फोर्स का ml t इनवर्स 2 होता है और x का l होता है। अब अपन क्या करेंगे? अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो करेंगे क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है।
की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, m0 n0 t0 मतलब समथिंग का पावर 0 1। तो इसके डायमेंशन को क्या कर लेना है, 1 कर देना है। यहां से क्या निकल जाएगा, अल्फा का डायमेंशन। अब ध्यान से देखो, ये इतना तो डायमेंशन लेस है, तो फोर्स का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन इनटू बीटा का डायमेंशन। यहां से तुम अल्फा का डायमेंशन दिया हो, निकाल लिए हो, और फोर्स का डायमेंशन पता है तो बीटा का डायमेंशन निकल जाएगा। इस तरीके से ये लड़का जो है वो इसका डायमेंशन निकालने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलो बनाओ, इधर से साइड में करके बनाओ। हाँ हाथ ऐसे करके। ये लड़का बना रहा है, थोड़ा शर्मा रहा है, ठीक है ना। आया जैसा तेरा पक्का आया तो क्या खा लिया भाई, आया तो सुनना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। तुम्हारा अस्सी लग, तुम्हारा 80 नहीं, देखो बोल रहा देखो कौन तुम्हारा है, सही में आ गया, झूठ बोल रहे करेगा पड़ेगा तो क्यों नहीं है, दिमाग को फास्ट करो। यू हैव टू, अगर आप कोई कंपटीशन निकालना चाहते हो तो नंबर्स से खेलो, मैथमेटिक्स से खेलना पड़ेगा। कोई एग्जाम भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे हर जगह पे मैथ, चपरासी के एग्जाम में भी मैथ, समझ में आया कि तो मैथ ही नहीं करोगे, पावर नहीं पता है, नीचे का पावर ऊपर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यही नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। अब मैं वो सिखाऊंगा क्या तुमको, बोलो, वही सिखाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हूं। एक ही पैटर्न में कितने सारे क्वेश्चन करवा दिया, अब क्या 50 को और क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना क्वेश्चन कोई नहीं करवाता इस साल में, जाके कॉपी दे लेके देखो, मेरा कॉपी कहीं और कॉपी लेके देख लो। अरे भाई ये सब रिकॉर्ड हो गया। सो ये सत्यजीत ने क्वेश्चन कर दिया है, तो सत्यजीत को ताली बजाना चाहिए, सत्यजीत के लिए सभी को, क्योंकि उसने बोर्ड पे आकर सवाल कर दिया। हाथ में ताली ही नहीं है तुम लोगों ने, ताली भी नहीं बजा सकते। दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, नहीं उसने किसी सोल्व कर दिया बोर्ड में। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझाया था और इसने कैसे कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब हम डायमेंशन जो होती है उसका दूसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बहुत सारे सवाल करवाए, अब दूसरा एप्लीकेशन डायमेंशन का क्या होता है। यहां से बहुत सारे सवाल जेईई में, नीट में आते हैं, इवन जेईई एडवांस में भी आए हुए हैं, समझ में आए। अब आपको यहाँ पे किस तरीके के सवाल फ्रेम होते हैं वो मैं 2-3 सवाल करने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम करते क्या है ना कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उसमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। किस तरीके से, जैसे फोर्स बराबर क्या हो जाता है, लेट्स से कि फोर्स का जो मतलब, या फिर कोई भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, mv²/r है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, mv²/r, इसको डेराइव करना है हमको, तो हम इसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू उसको डेराइव कर सकते हैं, समझ में आया। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें एक तरीके का क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है, दूसरा जो क्वेश्चन दूंगा ना वो एक फॉर्मूला डेराइव करके बता दूंगा, तो तुमको पूरा क्लियर आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, देखो, अगर F फोर्स L लेंथ और T टाइम है और इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब समझ रहे, मतलब जो डायमेंशन निकलेगा उसमें F ही होना चाहिए, L ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, T ही होना चाहिए, समझ में आया ना। Then what will be the dimension of density? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मतलब कि हमको यहाँ पे डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम वाला करके नहीं निकाल देना, हमको जो डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है उसमें क्या होनी चाहिए, सिर्फ F, L और क्या होनी चाहिए,
इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम बता रहे हैं। पहले समझो, कोई भी लिखना मत यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट इसको लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाने कैमरा को। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, बनाने का यही तरीका होगा। तो यहाँ पे देखो आपको मतलब डेंसिटी है, डेंसिटी को डी माने हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि डेंसिटी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, डेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, जो इसकी जो मतलब फॉर्मूला आएगी वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जा रहा है, फोर्स। और फोर्स का कुछ भी पावर ए ले लो, क्योंकि हमको तो पता नहीं है। और इनटू क्या हो जाएगी, लेंथ, इसकी पावर क्या ले लो, डी ले लो। और टाइम टी, इसकी पावर क्या ले लो, सी ले लो। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको जब हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या निकल के आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के निकल के आएगा। हर क्वेश्चन में इसी प्रोसेस को तुमको यूज करना है, ठीक है ना। अच्छा, सो के इनटू क्या हो जाएगा, एफ की पावर क्या हो जाएगा, ए, एल की पावर बी, और टी की पावर क्या हो जाएगी, सी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनल पी कांस्टेंट। पी कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये जो होगी, के जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशनलेस। क्या होगी, नहीं होगी, के जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशनलेस। अब यहां मैं एक बात बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट। जब भी हम जैसे कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, फोर्स बराबर mv²/r, समझ में आया ना। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ किया आएगा, डिराइव करेंगे। तो अगला कर दे रहे हैं, अभी थोड़ा देर बाद रुक जाओ। तो के जो होगी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी ना, कांस्टेंट वैल्यू 1/2, 1, 3, 4, 5। तो उस के की वैल्यू इस मेथड के द्वारा हम फाइंड नहीं कर पाते। दिस इज द ड्रॉबैक। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं ना, उसमें के की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जेई का, नीट का कोई भी क्वेश्चन बनाना होगा तो वहां पे के का वैल्यू क्या ले लेना है, 1। और डायमेंशन निकालना होगा तो वैसे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो के की डायमेंशन तो खत्म ही हो जाएगी, डायमेंशनलेस है, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन जब फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे इस मेथड को यूज करके, तो हम इस वाले मेथड से के की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, नहीं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर पाएंगे। बट इस मेथड के थ्रू हम के की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया ना, ये ड्रॉबैक है इसका। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, तो अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या लिखना है, डेंसिटी का क्या निकालना है, डायमेंशन। तो दोनों साइड में देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, मुझे माफ कर दो, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब मुझे तो डेंसिटी की डायमेंशन बताना है ना, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ और टाइम। अरे इसके पहले अलग तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ में आया ना। तो अब मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहता हूं। तो d का डायमेंशन लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो, दैट इज इक्वल टू, ये देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन क्या खत्म, डायमेंशनलेस है ना। तो इधर क्या हो जाएगी, f का डायमेंशन, इसका पावर क्या है a, l का डायमेंशन, इसका पावर b, और t का डायमेंशन। देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको थ्योरी समझा रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई के अंदर में, नीट के अंदर में इस कॉन्सेप्ट से। अब हमको क्या करना है, देखो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मुझे क्या निकालना है बताओ। देखो इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। पता है ना कि k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहां पे 1 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं a b c की वैल्यू निकाल लूंगा तो यहां रख दूंगा, मुझे किसकी डायमेंशन मिल जाएगी, डेंसिटी, d मतलब डेंसिटी। तो यहां पे हमारा m क्या है बताओ, तो इक्वेशन 2 के पास हमारा m क्या है, टू फाइंड देखो, टू फाइंड a b c वैल्यूज। बात समझ में आया कि हमारा m क्या है, a b c का वैल्यू निकालना है।
अब मान लो अगर 4 क्वांटिटी पे डिपेंड करता तो एक और क्या आ जाता, एक और यहाँ पे आ जाता, उसके ऊपर डी आ जाता, तो 4 एबीसीडी का वैल्यू निकालना पड़ता। अगर 2 पे डिपेंड करता तो ए और बी दो ही पे हमको वैल्यू निकालना रहता, ए और बी का। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले कॉन्सेप्ट समझा लेने दो। अब डी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाती है? मास बाई वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? बोलो, मास का क्या हो जाता है? m, और वॉल्यूम का क्या होती है? l क्यूब। तो m बाई l क्यूब, यानी कि m l की पावर। बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और ये किसके बराबर हो जाएगी? तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है बताओ? m l t इनवर्स 2, और इसकी पावर क्या है? a, और लेंथ का तो क्या हो जाएगी? l ही हो जाएगी, इसकी पावर b है, और टाइम का t ही हो जाएगी, इसकी पावर c। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया? डेंसिटी, फोर्स, लेंथ और टाइम का डायमेंशन लिख दिया। मेरा एम क्या है? देखो इधर देख, मेरा एम क्या है? एबीसी का वैल्यू निकालना। अब देख, दोनों साइड में ध्यान से देख, दोनों साइड में एम के टर्म्स है कि नहीं? तो उनको इक्वेट कर दो। अब मैथमेटिक्स आ गया, फिर से मैथ आया, हर जगह फिजिक्स में मैथ आएगा, न्यूमेरिकल बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में पावर एम एल टी का इक्वेट करेंगे। लेफ्ट साइड में एम का पावर कितना है? फिर से बता मुझे, लेफ्ट साइड में इक्वेटिंग द पावर ऑफ एम एल टी लिख देता हूं, इक्वेटिंग the power of MLT both sides। समझ में आया? क्या कर रहा हूं? समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो दोनों साइड में इक्वेट कर दो। तो लेफ्ट साइड में m का पावर कितनी है? 1 बराबर, यहां पे देखो, यहां पे m का पावर क्या है? 1 इंटू a। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, जानते हो ना, बताया था ना मैथ में। तो m की पावर यहां पे क्या है? 1 इंटू a, यानी कि ये क्या है? a। और कहीं पे m दिख रहा है क्या? यहां पे m है क्या? यहां पे m है क्या? नहीं, 0 है ना, यानी कि a की वैल्यू हमको मिल चुकी है। a की वैल्यू क्या मिली? बोलो, चमका कि नहीं चमका? कैसे निकाल रहा हूं? मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स है, 9-10 का मैथमेटिक्स, ठीक है? अब मैं क्या निकालूंगा? देखो, L का पावर इक्वेट करूंगा। लेफ्ट साइड में L का पावर कितना है? क्या है? तो -3 को इक्वेट करूंगा। ध्यान से देख ले, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। यहां पे L का पावर 1 है, और होल टू द पावर क्या है? a। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू a क्या होगा? a। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। और यहां से देख, यहां से देख, यहां पे भी क्या है? L का पावर b। तो अब मैं क्या करूंगा? बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड होता है कि नहीं होता है? तो इधर प्लस क्या हो जाएगा? b। अगर तुम 9-10 में मैथ नहीं पढ़ के आए हो, बेसिक नहीं क्लियर है, साइंस बेटा नहीं पढ़ सकते हो। सुना ही समझ में आया? फिजिक्स हर जगह मैथ आएगा। और मैं इसको तुमको सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा? ये कैसे मैं इक्वेट कर रहा हूं, पता है ना कि L का पावर वो सब जितना रहेगा उसको ऐड कर दे रहे हैं। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बहुत ही सिंपल काम कर रहा हूं। अब तुमको ये भी समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझाऊंगा मैं? बोलो, समझे कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे बेसिक मैथ में नहीं सिखाने आया हूं तुमको। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई L का पावर है क्या? नहीं, यानी कि a प्लस b बराबर क्या है? -3। a की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूं कि नहीं? बचपन में पढ़े थे 9-10 में, ऐसे सॉल्व किए थे। तो a की वैल्यू रख दो 1, तो 1 यानी कि दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, a की वैल्यू रख दो 1, तो b की वैल्यू क्या निकल गई? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो b की वैल्यू -4 निकल गई। क्या कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है ना? इक्वेटिंग द पावर ऑफ MLT बोथ साइड्स। अब यहां पे देखो, क्या यहां पे t का कोई पावर है? देख लो बच्चों ध्यान से, अगर कुछ भी नहीं है तो t की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो लेफ्ट साइड पे अभी क्या हो गई? 0। एंड दैट इज इक्वल टू, इधर देखो, ध्यान से देखना, पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो -2a। अबे इसमें t का पावर क्या आया? -2a। और यहां पे t का पावर है क्या? नहीं।
यहाँ पे t का पावर है क्या? हाँ, t का पावर c, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा? c। अब a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 2 प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलो बच्चों, मैंने कैसे a b c का वैल्यू निकाला? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोनों साइड में एमएलटी के पावर इक्वेट कर रहा हूं, 9 10 का मैथ यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, और पावर का पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही करके दोनों साइड को इक्वेट करके ए बी सी डी जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकाल लेना। अब उसको तुम क्या कर रहे हो? ए बी सी की वैल्यू को किधर पुट कर दोगे? इक्वेशन 2 में। सो यहां से क्या करेंगे? पुट ए बी सी वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब तुम पुट करोगे तो डी जो डेंसिटी थी, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी? बोलो तो f आएगी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1, और l की पावर क्या आ जाएगी? बताओ, l की पावर क्या हो जाएगी? देखो इधर देखो, f की पावर a है तो f की पावर a 1, l की पावर b है, b की वैल्यू क्या है? -4, यानी कि -4 fl आ गया। और t की पावर क्या है? c की वैल्यू क्या है? 2, यानी कि t क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और डायमेंशन ऐसे दिखते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारा क्या निकल गया? ताली बजना चाहिए, हमारा आंसर निकल चुका है। और बिल्कुल ही ये बहुत ही ये मतलब इसमें कुछ भी गलती नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या होता है, इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन जब भी डायमेंशन पूछेगा आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अब एक दूसरा मैं क्वेश्चन दूंगा, वहां पे और भी क्लियरिटी आएगा। चलो इसको छापो। देखो स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन दिया है मैंने एनसीईआरटी का। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, that depends on mass of the bob m, length of the pendulum l, and acceleration due to gravity z. Then derive the expression for time period using कौन सा मेथड? डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी बनाने का जो तरीका है सेम टू सेम। ये कौन सा टॉपिक है? रिलेशनशिप, मतलब वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब एक फॉर्मूला जब बनाएंगे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या हो जाता है? 2 पाई √L/g। यही तो टाइम पीरियड होती है ना, यानी ये हमको फॉर्मूला ले आना है। तो ये क्या है? वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या निकल रहा है? एक रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये हम डायमेंशन के थ्रू फॉर्मूला डिराइव करेंगे। समझ में आया ना? तो ये भी टाइप 2 से ही बनेगा, जैसे इसके पहले बना रहे थे। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? देखो, लेट टाइम पीरियड t जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? ये m की पावर क्या हो जाएगा? a, ठीक है ना? l की पावर क्या हो जाएगा? b, और z की पावर क्या हो जाएगा? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो अब क्या आ जाएगा? t बराबर k इंटू m की पावर है, l की पावर b, z की पावर c। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा यहाँ पे आंसर यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं? डायमेंशन ही पूछ रहे हैं ना, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला निकाल के छोड़ देंगे। डायमेंशन इसके पहले जो जेईई में नीट में बार बार क्वेश्चन आता है, इसके पहले जो मैंने बोला डायमेंशन वाला, सेम तरीका है दोनों को बनाने का। बट आपका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू के जो है सॉरी मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू हम डायमेंशन के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू मिल पाता है, यही ड्रॉबैक है। समझ रहे हो ना? ध्यान से बात सुन रहे हो ना? अच्छा, तो हम पहले निकालते हैं इसको। देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में क्या कर लेंगे? डायमेंशन लिख देंगे। तो दोनों साइड में डायमेंशन लिख देंगे तो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी? 1। और ये क्या है? मास है ना, तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m। तो m का पावर a, लेंथ का l का पावर b, और ग्रेविटी क्या होता है? LT इनवर्स
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा c, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और टाइम है तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, m0 n0 और t की पावर 1। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? अबे क्या किया, दोनों साइड में डायमेंशन लिखा, k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, अबे 1 डायमेंशन लेस है ना, नहीं समझ पा रहे हो? अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में mlt के पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अभी तो पढ़ाया, सो अभी हम दोनों साइड में mlt के पावर को इक्वेट करूंगा, तो लेफ्ट साइड में m की पावर क्या है 0 बराबर राइट साइड में देखो m की पावर क्या है 1। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 इंटू a, इधर क्या आ गया a, इधर m है नहीं, इधर m है नहीं, यानी कि a की वैल्यू क्या निकल गई 0। a की वैल्यू क्या निकल गई, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? a की वैल्यू 0 कैसे निकला, समझ में आया? अब किसको इक्वेट करेंगे, l की पावर को, तो l की पावर लेफ्ट साइड में क्या है 0। यहां पे देखो, यहां पे l की पावर है नहीं, यहां पे l की पावर 1 है, 1 इंटू b, यानी कि क्या हो जाएगा b, और यहां पे l की पावर क्या है 1 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू c, यानी b प्लस c की वैल्यू क्या है 0। बोलो चमका कि नहीं चमका? अब हम t को इक्वेट करेंगे तो राइट साइड में t की पावर क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे t है नहीं है, यहाँ पे t है नहीं है, यहाँ पे t क्या है -2 टाइम्स ऑफ c। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। अब यहां से देखो c की वैल्यू यहां पे डाल दोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो हमने क्या निकाल लिया, ABC का वैल्यू निकाल लिया। पुट क्या करेंगे, पुट ABC वैल्यू इन इक्वेशन 1, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो t की फॉर्मूला यहां से निकल जाएगी k इंटू m की पावर a की मतलब 0, l की पावर b की मतलब 1/2, और g की पावर क्या है -1/2। अरे c की पावर माइनस है ना, देख समथिंग की पावर 0, m खत्म हो गया, यानी कि t इक्वल टू k अंडर रूट l/g। बोलो चमका कि नहीं चमका? ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? अबे समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड k बराबर क्या 2 पाई। k बराबर क्या निकलता है, याद रखना इस मेथड की ड्रॉबैक यही है कि k की वैल्यू ऐसे नहीं निकल पाती है। एक्सपेरिमेंटली हम k की वैल्यू क्या प्राप्त करते हैं 2 पाई। यहां तक हो गया, ये काम हो गया डायमेंशन का, समझ में आया ना? डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा निकल चुका है फॉर्मूला। तो एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 पाई, तो यहां पे डाल देंगे तो मतलब टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब सुनो, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, k की वैल्यू हम इस मेथड के थ्रू नहीं निकाल पाएंगे। चमका कि नहीं चमका? और एक और ड्रॉबैक है, f इक्वल टू क्या होता है gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो अगर हमको बोलेगा ना कि ये वाला फॉर्मूला को डेराइव करो डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होती है ना, तो उस फॉर्मूला को याद रखना। ये वीडियो में तुम लोग लिख लो पॉज करके, हम इस मेथड के द्वारा उस फॉर्मूला को डेराइव नहीं कर सकते हैं जिसमें जो कांस्टेंट है उसका कुछ न कुछ डायमेंशन होता है। ये बात आपको समझ में आया सबको? तुम लोग भी लिख लेना क्लास में, ठीक है ना? दिस इज द ड्रॉबैक, जी की डायमेंशन आप नहीं लिख सकते हो। बस सॉरी, मतलब जो फॉर्मूला में जो ये जो कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन होगी, उस फॉर्मूला को डेराइव इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। और एक और ड्रॉबैक क्या है, ये जो k होती है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इस मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं? अब तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जाके बनाओगे, ये सेकंड वाला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का आप बना पाओगे, क्योंकि जनरली जेई के अंदर में नीट के अंदर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, इसके पहले जो बोला ना डायमेंशन निकालने के लिए बोला था ना फंडामेंटल यूनिट बना के, वो वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन क्या था? जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था ना, दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है ना? डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, वो जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ रहा था, नहीं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? व्हाट इज दैट सेकंड एप्लीकेशन? एस्टैब्लिश फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में। ठीक है ना? जैसे फार्मूला डिराइव किया। अब डायमेंशन का तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन क्या है? आपको कन्वर्जन करना है। जैसे कि न्यूटन में फोर्स का यूनिट, अगर फोर्स का कुछ वैल्यू न्यूटन में दिया है तो उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन करना है। एनर्जी का सीजीएस यूनिट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तो उसको किस में करना है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन करते हैं ना वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसके लिए भी हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन का। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको बताया था फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी एन यू बराबर क्या हो जाता है? अबे क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। पढ़ाया था ना? एन यू बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। अब आप स्टूडेंट से एक बात बताओ, यहाँ पे n1 दिस इंप्लाइज दैट n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा? n2 u2। इसी फार्मूला से देखो शुरू में जो पढ़ाया था ना, इसी फार्मूला से अब कन्वर्जन हम कर लेंगे। ठीक है ना? किताबों में अलग तरीके से वो लोग करते हैं, मैं बहुत ही आसान ऐसे ही करके तुमको बता देता हूँ एक क्वेश्चन। अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में है ना? एक बार ये सवाल इससे जेईई मेंस के अंदर में 2019 में आया हो। ये इजी वाला है, कोई भी कर सकता है। ठीक है ना? तो ये कन्वर्जन करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, एक क्वेश्चन देता हूं, उसके थ्रू तुम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना? सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूं और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे कन्वर्जन कर पाएंगे। जैसे देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होती है ना, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट तो बताया ना तुमको, पढ़ाया हो ना? तो हमने क्या करना है ना कि इसको कन्वर्ट करना है किसके यूनिट में? सीजीएस सिस्टम। यही वाला इसका एप्लीकेशन होगा। मतलब एसआई यूनिट को, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस को एसआई सिस्टम में, ऐसे करके बोर्ड में सवाल जा जाते हैं। एंट्रेंस में ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं, कभी-कभी आ जाते हैं। समझ में है ना? बट बहुत कम आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना? जैसे किताब में बताते हैं वैसे मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता देता हूं। आपको पता है कि n1 u1 बराबर क्या होता है? n2 बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब ये n का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। u का मतलब क्या होता है? यूनिट। बताया था ना? अच्छा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन पहला सिस्टम, मान लो ये वाला एसआई यूनिट ले रहे हैं और ये वाला सीजीएस यूनिट ले रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मान लो एसआई यूनिट में, मान लो लेफ्ट साइड में मैं एसआई सिस्टम को ले रहा हूं, इसमें सीजीएस को ले रहे हैं, किधर भी किसी को ले सकते हैं। तो n1 मतलब एसआई यूनिट में ये जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6.67 × -11 और इसकी यूनिट कितनी दी हुई है देखो तो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई क्या है? केजी स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एंड दैट इज इक्वल टू क्या है? n2। अरे भैया मैंने क्या माना कि लेफ्ट साइड में जो है ये क्या है? ऐसा ही है और राइट साइड में क्या है? सीजीएस है। अब ये मत बोलना सर इधर ऐसा ही क्यों मान रहे हो, इधर ऐसा ही मानो, इधर सीजीएस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। अब देखो ये n2 मेरे को सीजीएस में निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, सीजीएस यूनिट में फोर्स की जो न्यूटन होती है ना वो डाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? ठीक है ना? याद रखना 1 न्यूटन जो होती है वो 10⁵ डाइन हो जाती है। समझ में आया ना? तो ये सीजीएस सिस्टम में न्यूटन डाइन हो जाएगा और मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा और केजी क्या हो जाएगा? अरे ग्राम हो जाएगा। ये यूनिट होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये हो गया सीजीएस यूनिट में। अबे फोर्स का जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर हो गया और एसआई सिस्टम में क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्या करना है? मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है कि एसआई में?
सीजीएस में, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सीजीएस में, फिर इधर उधर कर दूंगा, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो अब कैसे, ये मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो इधर उधर, तो ये 6.67 into 10 to the power -11 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, न्यूटन को किस में बदलना होगा, डाइन में, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो यहां पे अभी क्या हो गया 10 to the power 5 और इधर क्या हो गया डाइन। बोलो चमका कि नहीं चमका। अब मुझे क्या करना होगा, अबे ये माइनस नहीं होता है, ऐसे लिखने का मेरा आदत है। अब मीटर स्क्वायर, मीटर को किस में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर में। यहाँ पे कितना, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है 10 की पावर, अबे क्या होता है, तो 10 की पावर 2 और एक और क्या हो जाएगा, अबे नहीं चमका नलायको, मीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आएगा। तो 1 मीटर मतलब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 की पावर 2 और इसको बदलोगे तो इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। अभी ये सब मैथ नहीं समझ में आता है, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। अब ये मीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो चमका कि नहीं चमका नलायको, नहीं चमका। और डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे केजी और यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए कितना, 1 किलो बराबर कितना होता है 1000, 10 की पावर 3 ग्राम होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केजी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, केजी इंटू केजी। यानी कि अब इसको हम ग्राम का स्क्वायर में अगर चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू, इस वाले 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 ग्राम और इंटू इधर भी क्या आ जाएगी 10 की पावर 3 ग्राम। ये समझ में आता है, छोटा छोटा मैथ है, नहीं समझ में आता है। यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 और इधर क्या हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। बोलो चमका कि नहीं चमका। दैट इज इक्वल टू n2 इंटू इधर क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, राइट साइड में भी ग्राम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। मतलब कन्वर्जन क्या हो गया है, हो चुका है। अब पावर खेलना है, मैथ से काट देंगे। इधर देखो, कुछ तो, अरे साला पागल, ये इंटू था ना, सुन लो ये माइनस नहीं है। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया लिख के, ऐसे मैं क्यों करता हूं, ये माइनस नहीं इंटू, समझ लो ठीक है ना, समझ पाए ना। देख 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 और 5 कितना हो गया 9 और इधर क्या हो गया 6 हो गया, तो कितना हो गया 3, 10 के पावर 3, 10 का पावर 3 में से 10 के पावर 11 है तो 3 ऐड हुआ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 8। यानी कि ये क्या आ गया देखो तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 और ये n2 इधर से निकल गया ना, यहां से n2 निकल रहा है और इसका सीजीएस यूनिट था, तो सीजीएस यूनिट क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटू लिखो, माइनस इस मत करो, ग्राम स्क्वायर। समझे कि नहीं। इसका मतलब कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हमारा कन्वर्जन। तो सुनो, मैं तुमको जब ये चैप्टर का शुरुआत किया था तो याद है तुमको मैंने nu बराबर कांस्टेंट बताया था ना, उसी फॉर्मूला से मैंने ये कन्वर्जन कर दिया कि नहीं, और बोला था ना कि ये आगे जरूरत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जैसे एनर्जी जूल में होता है तो अर्ग में कन्वर्ट करो, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। यूनिवर्सल फॉर जो यूजीसी है ना, इसका वैल्यू को ऐसा यूनिट में आता तो सीजीएस में है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर नहीं कर पाओगे, ऐसे आप कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो अब इसको आप छाप लीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ पूरा का पूरा डायमेंशन का जितना एप्लीकेशन था ना, ये सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, अच्छे से समझ पाए।
ये तीसरा नंबर बताया, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए लास्ट में बताया, बट ये भी आना चाहिए क्योंकि जेईई मेंस 2019 में एक सवाल यहाँ से बना था, पूछा गया था, जो कि मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।